एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी मैन की मुलाकात हाउस ऑफ एवोल्यूशन के फाउंडर डॉक्टर जेनस से होती है। उसे देखकर डॉक्टर जेनस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ज़ॉम्बी मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन का ही एक टेस्ट सब्जेक्ट होता है। डॉक्टर जेनस बोलता है, तुम तो सच में बहुत कमाल के टेस्ट सब्जेक्ट थे और तुम इकलौते ऐसे थे जो मेरे इमोर्टैलिटी एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन उसके बाद तुमने लैब को डिस्ट्रॉय करके गायब हो गए। तो क्या तुम मुझे मारने आए हो? चलो, मुझे ये भी मंजूर है। तो ये सुनकर ज़ॉम्बी मैन पूछता है, आखिर हाउस ऑफ एवोल्यूशन गायब क्यों हुआ? तुम तो उसे जितनी बार चाहो रीबिल्ड कर सकते थे ना। डॉक्टर जेनस जवाब देता है, मेरी रिसर्च फेल हो गई क्योंकि मैंने एक ऐसी पावर का सामना किया जिसने आर्टिफिशियल एवोल्यूशन को भी सरपास कर दिया था। उस आदमी ने अपना लिमिटर भी हटा लिया था। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना भी तड़पे, लेकिन उसकी ग्रोथ हमेशा एक लिमिट तक ही होती है। तो वही दूसरी तरफ हम देखते हैं गैरू इंसेक्ट गॉड और रीपर के साथ लड़ना शुरू कर देता है। वो दोनों मिलकर गैरू पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन गैरू हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। डॉक्टर जेनस आगे बताता है, वो पर्सन अलग था क्योंकि उसने अपनी बाउंड्रीज खुद ही हटा ली थी, जिस वजह से वो बहुत ताकतवर बन गया। तो ये सुनकर ज़ॉम्बी मैन बोलता है, क्या बिना लिमिट के पावर हासिल करने के लिए किसी को कुछ खोना पड़ता है? तो डॉक्टर जेनस बोलता है, बिल्कुल सही कहा। वो भी इस ताकत के बदले गंजा हो गया और बहुत अकेला भी, क्योंकि जब उसने लैब के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को एक पंच से हराया था तो उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं थी। तो ज़ॉम्बी मैन कहता है, तुम बकवास कर रहे हो, लगता है किसी वजह से तुम पागल हो गए हो, क्योंकि मैंने कई मॉन्स्टर्स देखे हैं जिन्होंने अपनी एबिलिटी की लिमिट्स को इग्नोर किया है। डॉक्टर जेनस जवाब देता है, तुम जो सोच रहे हो ये उससे बिल्कुल अलग है। मॉन्स्टर बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन हो तो वो मॉन्स्टर में बदल सकता है, या फिर साइंस की मदद से भी मॉन्स्टर बन सकता है। लेकिन लिमिटर को तोड़ना इससे बिल्कुल अलग है। हीरोज के पास भी बहुत सी पावर्स होती है, कुछ उन्हें जन्म से मिलती है, कुछ साइंटिफिक चेंजेस से, और कुछ मेरे जैसे जीनियस के पास यूनिक एबिलिटीज होती है। लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि वो ऑर्डिनरी पैदा हुआ था, ऑर्डिनरी लाइफ जीता था, उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट भी नहीं था। फिर भी उसने अपने एफर्ट्स के जरिए अपनी लिमिट्स के दरवाजे खोल दिए और अपना लिमिटर तोड़ दिया। जो बंदा अपना लिमिटर तोड़ देता है और खुद इवॉल्व हो जाता है, उसकी ताकत कमाल की होती है। एक दिन तुम भी उससे मिलोगे और तब तुम्हें एहसास होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और वही हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैरू को एहसास होता है कि ये दोनों मॉन्स्टर्स सिल्वर फैंग से अलग हैं, लेकिन वो फिर भी उनसे लड़ने के लिए तैयार होता है। मॉन्स्टर्स उसकी स्ट्रेंथ देखकर हैरान रह जाते हैं, जिससे लड़ाई और भी ज्यादा मजेदार बन जाती है। तभी एक मॉन्स्टर जेलीफिश उस लड़के को लेकर वहां आता है जिसे गैरू बचा रहा होता है, क्योंकि वो गैरू से बदला लेना चाहता है। गैरू का ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा उठाकर रीपर उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह काटना शुरू कर देता है। तब इंसेक्ट गॉड उसे रोक देता है, क्योंकि उन्हें गैरू को मारने का आदेश नहीं मिला था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। गैरू का बहुत खून बह चुका होता है। वो लोग उसे मरा हुआ समझकर वहां से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इधर जीनोस किंग की गेम देख रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि साइटमा और किंग तो अलग ही लेवल पर खेलते हैं, इसलिए उसे भी लेवल अप करना पड़ेगा ताकि वो उन तक पहुंच सके। बाकी सब लोग साइटमा के लेट होने की वजह से उसकी चिंता करने लगते हैं, लेकिन जीनोस उन्हें समझाता है कि साइटमा बिना मॉन्स्टर्स के बेस को डिस्ट्रॉय किए वापस नहीं आएगा। किंग को लगता है कि साइटमा की पर्सनैलिटी देखकर कहीं वो किसी मॉन्स्टर के जाल में न फंस गया हो। तभी साइटमा घर वापस आ जाता है, जिससे सबको लगता है कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। लेकिन जब वो साइटमा का हाल देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। वो काफी बुरी हालत में होता है। वो पूछते हैं, क्या तुमने गैरू को मार दिया? साइटमा बताता है कि उसे तो वहां सिर्फ एक मॉन्स्टर मिला था, जिसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। फिर सब लोग पूछते हैं कि वो इतना उदास क्यों है, तो साइटमा कहता है कि उसका पर्स खो गया है। ये सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। वो आगे बोलता है कि उसने अपना कैबेज भी रेस्टोरेंट में छोड़ दिया है। जीनोस बहुत एक्साइटेड हो जाता है ताकि वो कैबेज वापस ला सके। तभी वहां फुबुकी आ जाती है, जो अपने साथ वही कैबेज लाई होती है। इससे साइटमा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे हॉट पॉट खाने को मिल सकता है। फुबुकी गुस्से में कहती है
क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें तो रेस्टोरेंट की वजह से मुझसे माफी मांगनी चाहिए। साइटमा कहता है, मुझे माफ कर दो, पर हम किस बारे में बात कर रहे थे? फुबुकी बोलती है, मुझे पता ही था कि तुम बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। जीनो सोच में पड़ जाता है कि फुबुकी वहां आखिर कर क्या रही है। उसे लगता है कि शायद फुबुकी साइटमा की स्टूडेंट बनने आई है, इसलिए वो उसे रोकने का सोचता है ताकि साइटमा पर ज्यादा बर्डन ना पड़े। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उनकी तरफ कोई दुश्मन बन रहा है, लेकिन वो अपनी इंजरीज की वजह से लड़ नहीं सकता, और ना तो बॉम और सिल्वर फैंग और ना ही फुबुकी उस दुश्मन के सामने टिक सकते हैं जो डीमन लेवल या उससे ऊपर का हो। और मास्टर भी इस समय अपने वॉलेट खो जाने की वजह से साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है, इसलिए अब बस सिर्फ किंग ही बचा है। इसी कारण हम देखते हैं कि जीनोस किंग को बाहर भेजने लगता है ताकि वो बाहर मॉन्स्टर से लड़ सके। लेकिन जैसे ही किंग बाहर जाता है, डर के मारे वह फिर से वापस आ जाता है और उस बंदे को भी अपने साथ ले आता है जो वहां आया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर कुसेनो होते हैं जो जीनोस की देखभाल करते हैं। वो वहां इसलिए आए होते हैं क्योंकि उन्हें जीनोस की हालत का पता चल गया होता है, इसलिए वो उसे ठीक करने आए होते हैं। डॉक्टर कुसेनो साइटमा से मिलते हैं और जीनोस के बारे में उससे बात करने लगते हैं, पर साइटमा को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वह उन्हें वहां से जाने के लिए कह रहा होता है। तभी डॉक्टर कुसेनो साइटमा के लिए एक प्रीमियम मीट का गिफ्ट लाए होते हैं, जिसे देखकर साइटमा बहुत खुश हो जाता है और डॉक्टर कुसेनो के साथ जीनोस के बारे में बात करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये देखकर फुबुकी को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता और उसे लग रहा होता है कि अगर वह भी साइटमा के लिए कोई खाने की चीज लेकर आई होती तो वह उसे आसानी से रिक्रूट कर सकती थी। तब वो लोग हॉटपॉट की तैयारी करने लगते हैं और साइटमा उन सभी को घर जाने के लिए कहता है ताकि वह अपना हॉटपॉट एंजॉय कर सके। तो वही दूसरी तरफ रीपर जेरो जेरो को बताता है कि गैरू ने उन पर अटैक कर दिया था, इसलिए उन्हें गैरू को मारना पड़ा। पर हम देखते हैं कि जेरो को तो सच्चाई पहले से पता होती है, इसलिए वह इंसेक्ट गॉड से इसके बारे में पूछता है और इंसेक्ट गॉड उसे बताता है कि गैरू मॉन्स्टर बनने के काबिल बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए उसे मारना सही था। जेरो जेरो को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो बोलता है, ठीक है, अच्छा है कि सब कुछ सही हुआ, पर तुम लोग काफी पिटे हुए दिख रहे हो, क्या वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? तो रीपर बोलता है, मैंने जितना उम्मीद की थी उसकी बॉडी के अंदर उससे भी ज्यादा ताकत थी। अब मुझे समझ आ गया कि आखिर तुमने हमें वहां क्यों भेजा था। ये सुनकर जेरो जेरो बोलता है, तो वो पक्का मर गया है ना? रीपर बोलता है, हमने डबल चेक तो नहीं किया, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो मर चुका है। जेरो जेरो बोलता है, तो आखिरकार ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी से इसे मार डालो। रीपर बोलता है, इतना भी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं इसे यहाँ टॉर्चर करने के लिए लाया हूँ ताकि उसकी मौत का मजा ले सकूं। जेरो जेरो बोलता है, खेलने का टाइम खत्म हो चुका है, क्योंकि हीरो एसोसिएशन का एक सर्वेलेंस रोबोट इस जगह के आसपास दिखाई दिया है, इसलिए हमें लड़ाई की तैयारी करनी होगी और उन एस क्लास हीरोज का भी ध्यान रखना होगा। तो वही हम दूसरी तरफ मॉन्स्टर एसोसिएशन में देखते हैं, मॉन्स्टर लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि वो हीरोज का अच्छे से स्वागत कर सके, और वहां पर कुछ मॉन्स्टर्स पूरे प्रिजनर्स का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो उनसे बदला ले सकें। तब टेम्पेस्ट वाइंड और हेलफायर फ्लेम आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं ताकि वो अपनी आने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो सकें। इधर रीपर उस बच्चे को लेकर कहीं जा रहा होता है, जहां रास्ते में G5 उसे मिलता है। उसके हाथ में मेटलाइट का एक टुकड़ा होता है जिसे वह एनालाइज करने के लिए लेकर जा रहा होता है। ये देखकर वह बच्चा और भी ज्यादा डर जाता है। फिर रीपर उस बच्चे को वहां ले जाता है जहां उन्होंने नारिंकी के बेटे को रखा होता है। हम देखते हैं नारिंकी का बेटा एटीट्यूड से भरा हुआ होता है और वह अपने फादर पर पूरा भरोसा करता है कि वो हीरोज की मदद से उसे जरूर बचा लेंगे। उनकी बातें सुनकर जेलीफिश भी वहां आ जाती है और कहती है कि उनमें से कोई भी घर वापस नहीं जा रहा है। तो ये सुनकर नारिंकी का बेटा बोलता है, अगर तुमने मुझे घर वापस नहीं भेजा तो हीरोज यहाँ आ जाएंगे। तो जेलीफिश बोलती है, चिंता मत करो, अगर वो लोग यहाँ आ भी गए तो भी वो मारे ही जाएंगे। नारिंकी का बेटा बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? एस रैंक हीरोज भी आ रहे हैं जिनकी ताकत का सामना तुम कभी नहीं कर सकते। तारो उनसे कहता है कि बहुत सारे हीरोज को मॉन्स्टर एसोसिएशन पहले ही हरा चुका है, पर नारिंकी के बेटे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह किंग का नाम लेकर उन मॉन्स्टर्स को डराने लगता है। तो जेलीफिश बोलती है,
क्या तुम जानते भी हो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन को क्यों बनाया गया? इसे इसलिए बनाया गया है ताकि हम हीरोज को हरा सकें। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप इस एनिमे के और एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।